Founder and CEO Falguni Nair, India's wealthiest self-made female billionaire. She's the new billionaire queen of India. E-commerce giant Nykaa saw a bumper opening on Dalal Street today. And for the rest of the world, one of the best ways to make themselves look good is to shop at Nykaa. So please welcome Businesswoman of the Year, Falguni Nair, founder and CEO, Nykaa. कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स ये एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नायका के बारे में, वो कंपनी जो सिर्फ 10 साल पहले 2012 में बनी थी और आज इस कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर इंडिया की रिचेस्ट वुमेन बन चुकी हैं सिर्फ 10 ईयर्स में। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसको नायका ने सॉल्व करा, क्या उसने बिजनेस स्ट्रेटजीज और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करा जिसने उस कंपनी को उसके अलग अलग जो कॉम्पिटिटर्स थे उससे भी आगे लाकर आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नायका की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। नायका की जो फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर, उन्होंने IIM अहमदाबाद से फाइनेंस में MBA करा था। उसके बाद वो बैंक में जॉब करने लगे थे और ये बात 2012 की है जब उनकी उम्र 50 ईयर्स थी। तब उन्होंने नायका को बनाने का सोचा, तब उन्होंने नायका को एज अ कंपनी रजिस्टर करने का सोचा। नायका आज कितनी बड़ी कंपनी है अगर इस बात को समझना है तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में उसका जो रेवेन्यू था वो 3,771 करोड़ था और आज जो नायका का वैल्यूएशन है, टोटल मार्केट वैल्यूएशन है, वो $8 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या ऐसी कॉस्मेटिक सेक्टर की प्रॉब्लम थी जिस पे नायका ने अपना फोकस करा। कॉस्मेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम आती है वो थी फेक प्रोडक्ट्स की, और दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है कि ये जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं वहाँ के प्रोडक्ट्स यहाँ के लोगों पे अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। उसका रीज़न ये था कि वेस्टर्न में जो पॉल्यूशन का लेवल है और इंडिया में जो पॉल्यूशन का लेवल है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वेस्टर्न कंपनीज इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो थी कॉस्मेटिक सेक्टर की वो ये थी प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे करा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो शायद आपके ऊपर वो प्रोडक्ट्स ना सही से यूज़ हो पाएँ जो एक ड्राई स्किन वालों के ऊपर यूज़ होते हैं, या अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पे वो प्रोडक्ट्स ना सही से यूज़ हो पाएँ जो ऑयली स्किन वाले यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि पता लोगों को नहीं चल पाता था कि उनको किस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट्स उनकी स्किन को सूट करेंगे। कहीं ऐसा कंटेंट नहीं अवेलेबल होता था। हालांकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ये दोनों भी ई-कॉमर्स में बहुत ही बड़े लेवल पे हैं, लेकिन आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के अगर ब्यूटी सेक्शन में जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ प्रोडक्ट्स तो हैं लेकिन उन प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं है कि उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे करना है, उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, वो लोगों को पता नहीं चलता था और जिसका रिज़ल्ट होता था एलर्जी, स्क्रैचेस और तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स। नायका ने इन प्रॉब्लम्स को समझना शुरू करा। अगर हम नायका के बिजनेस स्ट्रेटजी को समझें तो वो जो मॉडल पे वर्क करता है उसे कहते हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। अब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट क्या करते थे कि ये एक प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट लेते थे, ये एज अ मीडिएटरी वर्क करते थे एंड उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर के पास पहुंचाते थे। अब इसमें दिक्कत ये थी कि जिस प्रोड्यूसर ने सपोज कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपीज़ का है तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का बीच का अपना चार्ज वो प्रोडक्ट 150 रुपये का हो गया और वो कस्टमर को काफ़ी महंगा पड़ता था। नायका ने इस पूरे प्रोसेस को ही चेंज कर दिया। उसने इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल स्टार्ट करा। इसका मतलब ये होता है कि उसने जो प्रोड्यूसर कंपनी थी उससे बल्क में ऑर्डर लेना शुरू करा और उसको अपने वेयर हाउस में रखना शुरू करा और फिर उसने कस्टमर को बेचा। उसने एज अ मीडिएटरी नहीं वर्क करा, उसने एज अ वेयर हाउस पहले चीज़ों को अपने यहाँ रखा, उसके बाद बेचना शुरू करा। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जब नायका इतने बल्क में ऑर्डर देता था तो वो प्राइस को अपने हिसाब से सेट कर पाता था, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाता। दूसरी जो बिजनेस स्ट्रेटजी नायका ने अपनाई उसने फोकस सिर्फ हाउ टू सेल पे नहीं करा, उसने फोकस इस पे भी करा हाउ टू यूज़।
ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल करना एक बात थी, लेकिन कस्टमर को ये भी बताना कि उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे करना है, ये एक अलग बात थी। और इसने नायका की जो कस्टमर वैल्यू रिटेंशन होती है उसको बढ़ाया और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कस्टमर्स में नायका के लिए ट्रस्ट बिल्ड होने लगा, जिसने उसकी सेल को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प किया। तीसरी बिजनेस स्ट्रेटजी जो नायका ने यूज़ करी वो थी उसकी कंटेंट मार्केटिंग। ये जो प्रोडक्ट्स थे, नायका ने इसके ऊपर यूट्यूब पे चैनल बनाया, ब्लॉग्स लिखे और यहाँ तक कि मैगजीन भी करा, और इससे भी ज़्यादा बढ़कर उसने हेल्पलाइन नंबर भी इशू करे, ताकि आप जो प्रोडक्ट लें अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उन हेल्पलाइन नंबर पे भी यूज़ करके डायरेक्शन ले सकते थे। तो नायका ने कस्टमर को हेल्प करने के लिए ये सारी चीज़ों को अप्लाई करा अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, और उसका इम्पैक्ट उसकी सेल पर दिखने लगा, क्योंकि उसकी सेल अब धीरे धीरे ग्रो होने लगी थी। अब सवाल ये आता है कि ये काम अदर कंपनीज जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकती थी ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल? क्यों वो सीधे प्रोड्यूसर से लेके एज अ मीडिएटरी वर्क करती थी और कस्टमर को बेचती थी? वो लोग भी तो नायका की तरीके से वेयर हाउस में इतना सारा बल्क में खरीद के रख सकते थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये सिर्फ ई कॉमर्स कंपनी है, ये ऑफलाइन वर्क नहीं करते हैं, इनके पास खुद का कोई स्टोर नहीं है। तो अगर ये इतने सारे बल्क में ऑर्डर लेते, अगर वो ऑर्डर ना बिकता तो कंपनी को लॉस होता। नायका ने यहाँ पे एक और बिजनेस स्ट्रेटजी यूज़ करी, उसने अपने ऑफलाइन सेंटर्स भी स्टार्ट कर दिए। अब होता ये था कि नायका ने जो इतने सारे बल्क में ऑर्डर लिए थे अपनी इन्वेंट्री मॉडल को सस्टेन रखने के लिए, अगर वो ऑनलाइन नहीं बिके तो उसको वो ऑफलाइन भी बेचता था। तो नायका ने एक पूरा ऐसा वेब चैनल बना दिया जिसकी वजह से उसकी इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पड़ी रहती थी और उसका बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रो करता रहता था। और अब वो स्ट्रेटजी जिसने नायका की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हेल्प करा वो था, नायका ने जब अनाउंस किया कि वो फेमिना मिस इंडिया इवेंट जो होता है उसको स्पॉन्सरशिप करेगी, उसके बाद नायका की सेल में एक जे कर्व देखने को मिला। जे कर्व यानी उसकी सेल में एक ड्रामेटिक राइज देखने को मिला। और इसके अलावा भी नायका बहुत ही स्ट्रेटजिकली चूज़ करता है कि उसको कब, कहाँ, कैसे, कौन सा इवेंट स्पॉन्सर करना है। वो IIM अहमदाबाद में भी इवेंट स्पॉन्सर करता है और उसके अलावा कई अदर कॉलेजेस में भी वो इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है। एक तरफ जहाँ पे बाकी अदर कंपनियाँ सिर्फ Tier 1 की सिटीज़ पे अपना फोकस रख रही थी, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सब बड़ी बड़ी सिटीज़ पे फोकस रख रही थी, वहीं नायका ने Tier 2, Tier 3 और Tier 4 सिटीज़ तक भी अपनी ऑडियंस को बढ़ाया, ऑफलाइन सेंटर के थ्रू बढ़ाया, ऑनलाइन इंक्लूसिवनेस के थ्रू बढ़ाया, जिसने नायका के ओवरऑल रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट करा। अब बात आती है कि वो कौन से बिजनेस लेसन्स हैं जो आप नायका से सीख सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस लेसन, आप मार्केट में लेट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब नायका 2012 में आई थी तो कई सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स थे जो इंडिया में और वर्ल्ड में पहले से ही इस्टेब्लिश थे, लेकिन नायका ने उन सब के बीच में लूप होल देखा और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे वर्क करना शुरू करा। दूसरी बिजनेस लेसन कि जहाँ पे अदर कंपनीज हाउ टू सेल पे वर्क कर रही थी, उनकी जो स्ट्रेटजीज थी वो हाउ टू सेल पे फोकस थी, नायका ने फोकस रखा हाउ टू सेल पे और हाउ टू यूज़ पे। इसका रिजल्ट ये रहा कि ये कस्टमर के लिए एक वैल्यू क्रिएशन होने लगा। तीसरा बिजनेस लेसन जो आपको नायका से सीखने की ज़रूरत है वो ये है, क्या आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कस्टमर को बता पाते हैं या नहीं। आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे करना है ये सोशल मीडिया पे प्रमोट कर पाते हैं या नहीं। ये वो सारी बिजनेस स्ट्रेटजीज थी जिसने नायका को सिर्फ 10 साल में इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी बना दिया, और उसकी फाउंडर फाल्गुनी नायर आज इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है। अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी पसंद आई हो तो आप स्टार्टिकॉन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।